हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपका दोस्त। आज मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो खाली एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ही हेल्प नहीं करेगा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले मैं तुमको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो, सपोज दो फ्रेंड थे, सोनू और मोनू, राइट। इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? तो मान लो 1 अप्रैल 2020 को बिजनेस स्टार्ट किया। उस दिन उन्होंने है ना एक लैंड खरीदा जिसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपीस, राइट, 10 लाख रुपीस। फिर उन्होंने 3 साल तक बिजनेस किया साथ में। 3 साल बाद उनको लगा कि हमारा बिजनेस एक्सपांड हो रहा है, हमको एक नए पार्टनर की जरूरत है, तो उन्होंने एक नए पार्टनर को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, किसको? गोलू को। अब गोलू उस दिन न्यू पार्टनर आया, राइट, न्यू पार्टनर आ गया गोलू। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट 2 साल और बिजनेस किया, 2 ईयर। उसके बाद उनको लगा कि अभी हमको ये लैंड बेच देना है, फॉर एग्जाम्पल। तो इस दिन, किस दिन? सपोज 5 ईयर हो गया ना, टोटल 5 साल। तो 21, 22, 23, 24, 25, 31 मार्च 25 को उन्होंने डिसाइड किया कि लैंड को हम लोग सोल्ड कर देते। और उन्होंने उस लैंड को कितने में बेचा पता है? 50 लाख रुपीस में। अब खरीदा कितने में था? 10 लाख। बेचा कितने में? 50 लाख। प्रॉफिट कितना हुआ? 40 लाख, राइट। तो अब ये 40 लाख जो प्रॉफिट हुआ उसको बांटना है। तो मेरे को बताओ तो जरा कैसे बांटोगे? मैंने तुमको बता देता हूँ कि इनका रेशियो है, मान लो इक्वल। ए बी थे तभी भी ये इक्वल रेशियो थे, राइट। अब मतलब ये सोनू मोनू, उसके बाद ये तीनों हो गए, उसके बाद भी इनका रेशियो इक्वल ही है। तो बताओ क्या करना चाहिए मेरे को? इक्वली बांट दूँ सबको? इक्वली बांट दूँ? 40 लाख का प्रॉफिट है, सबको इक्वली बांट दूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई पहले 3 साल तक तो सिर्फ 2 ही पार्टनर थे, सोनू मोनू। तो इसका जो प्रॉफिट है उसमें ये जो गोलू आया उसको थोड़ी शेयर मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? एक छोटे से क्वेश्चन कि इस टाइम पे तो वो था ही नहीं, तो इस बीच में जो ये वैल्यू बढ़ी उसका फायदा सिर्फ इन दोनों पार्टनर को मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए। हाँ, इसके बाद जो वैल्यू बढ़ी उसका फायदा जो होगा उसमें तीनों को मिलना चाहिए, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती पता है? जिस दिन नया पार्टनर को एडमिट किया उस दिन हमने इस लैंड को रीवैल्यू तो किया ही नहीं था। हमने उस दिन उस लैंड की वैल्यू क्या थी ढूंढा ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा इस बीच में कितना प्रॉफिट हुआ था, राइट। तो इसके लिए बहुत जरूरी है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, क्योंकि लास्ट में दिन अगर तुम प्रॉफिट फाइंड करोगे और फिर सोचोगे चलो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें तीनों में, तो नहीं कर पाओगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए हम लोग क्या करते पता है? जिस दिन नए पार्टनर को एडमिट करते उसी दिन अपने सारे एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू कर देते कि आज की वैल्यू क्या है, और न्यू बैलेंस शीट बना के उसमें न्यू वैल्यू लिख देते। अब देखो मैं तुमको एग्जांपल बता दूं। मान लो उस दिन हमने वैल्यूएशन करा होता और उसकी वैल्यू आई होती मान लो 10 लाख रुपए और 20 लाख, मतलब 10 था अभी 20 लाख 3 साल में। तो क्या करते पता है? अगर मैंने वैल्यूएशन करा होता तो मैं क्या करता कि देखो इसके बीच में जो प्रॉफिट हुआ है वो है 20 लाख, सॉरी 10 लाख। 10 लाख हुआ कि नहीं? पहले 10 था अभी 20। तो ये 10 लाख में किसको किसको मिलेगा पता है? सिर्फ पहले 2 पार्टनर को, एस और एम, 5-5 लाख उनको मिलेगा। और उसके बाद इस 2 साल के अंदर मान लो बहुत बूम आ गया मार्केट में और मार्केट में प्राइस डायरेक्ट 20 से 50 हो गया, तो कितना प्रॉफिट हुआ इसके बीच में? 30 लाख हुआ प्रॉफिट। अब ये जो 30 लाख प्रॉफिट हुआ है उसमें अब तीनों को मिलेगा। किसको? सोनू को भी, मोनू को भी और गोलू को भी। तो 10 लाख 10 लाख 10 लाख। तो देखा, इससे प्रॉपरली समझ में आता है कि अगर तुमने ये रिवैल्यू किया होता तो उसके पहले का प्रॉफिट तुम इन दोनों को बांट सकते और उसके बाद का प्रॉफिट में तीनों का शेयर लगा सकते थे, राइट। तो तुमको समझ में आया रिवैल्यूएशन करना कितना जरूरी है जिस दिन नया पार्टनर आए उस दिन, ठीक है। तो अब मैं तुमको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझाता हूँ कि कैसे बनाते हैं। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। कोई तुमको सुना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट।
अब ये प्रॉफिट एंड लॉस या रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है ना, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। यू नो नॉमिनल अकाउंट 11th स्टैंडर्ड पढ़ के आए हो ना, उसमें पढ़ा होगा तुमने नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये डेबिट साइड है ना, हमको इसमें भी वही लिखना है। क्या लिखना है? एक्सपेंस एंड लॉस। और क्रेडिट साइड क्या लिखना है हमको? इनकम एंड गेन। इनकम एंड गेन, गेन मतलब प्रॉफिट। ठीक है, राइट। तो अब पता कैसे चलेगा कि लॉस कब होता है और प्रॉफिट कब होता है? तो बहुत सी सिंपल से एक बात बता देता हूँ। एसेट और लायबिलिटी को ध्यान में रखना। अब पहला पॉइंट देखो, अगर एसेट की वैल्यू घट रही है तो समझ जाना लॉस। जैसे तुमने एक लैंड खरीदा 10 लाख का, लैंड तो वैल्यू बढ़ती है मोस्टली। एक फर्नीचर खरीदा 10 लाख का, अब उसकी वैल्यू मान लो 1 साल बाद हो गई 8 लाख, वैल्यू घटी कितना? 2 लाख। तो 2 लाख एसेट की वैल्यू घटी तो लॉस होता है। इसलिए याद रखना, जब भी एसेट की वैल्यू घट रही हो तो डेबिट साइड लिखना लॉस, और जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ रही हो तो क्रेडिट साइड लिखना, क्योंकि वो प्रॉफिट होता है। बट डिफरेंस लिखना, मान लो 10 से 12 हुआ तो 2 लाख ही लिखना, डिफरेंस। क्लियर हुआ? बोलो। अब लायबिलिटी में उल्टा होता है। लायबिलिटी में क्या होता है? अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो लॉस होता है। जैसे मेरे को किसी को 20 देना था, अब वो बोल रहा नहीं 22 देना है, 22,000 देना है, तो 2,000 ज़्यादा देना है ना, तो वो लॉस होता है। और कोई मेरे को डिस्काउंट दे देगी भाई 20 के बदले में, चलो आप 15,000 ही दे दो, 5,000 माफ, तो कम हो गया लायबिलिटी, कम हुआ तो हमारा प्रॉफिट होता है। इसलिए याद रखना, जब भी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़े तो लॉस और लायबिलिटी की वैल्यू घटे तो प्रॉफिट। ये 2 मेन है। उसके बाद 2-3 पॉइंट और भी है, वो भी बता देता हूँ, बट ये 2 मेन खास पॉइंट है, ध्यान रखना। जैसे तीसरा, कहीं तुमको दिख जाए कि भाई कोई लायबिलिटी है अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब क्या? कि बैलेंस शीट में तुमने वो लायबिलिटी नहीं लिखी थी, बट एडजस्टमेंट में तुमको देख के पता चला यार कि कोई आउटस्टैंडिंग रेंट देना बाकी है, या कोई भी कुछ भी बाकी, कोई भी एक्सपेंस ये तुमको देना था पर तुमने रिकॉर्ड करना भूल गए, है लायबिलिटी पर तुम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना भूल गए, उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो कभी भी तुमको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी दिखे एडजस्टमेंट में तो उसको क्या करना होता है? अनरिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, और लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस होता है। ठीक है, इसलिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिले तो हमेशा यहाँ लिखना, यहाँ पे लिख देना, राइट। और वैसे ही अनरिकॉर्डेड एसेट हो ना, कि कोई एसेट तुमने लिखना भूल गए, तो वो एसेट अगर लिखोगे तो इधर लिखना अनरिकॉर्डेड एसेट, क्योंकि अगर एसेट नहीं लिखा था और अगर तुम अभी एसेट लिखोगे तो क्या होगा? एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट हो तो क्रेडिट साइड, राइट। चलो अब फोर्थ क्या है? इसके 2 एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मान लो कि कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखना भूल गए तो यहाँ लिख देना, या कोई भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है वो लिखना भूल गए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो भी यहाँ लिख देना। और वैसे ही एसेट साइड मान लो कोई इसका एक्सपेंस काउंट होता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस जो हमने एडवांस पे पे कर दिया था पर उससे सर्विस लेनी बाकी है, तो ऐसा कोई भी एक्सपेंस हो तो इधर लिखना। इससे क्या होगा? एसेट है, लिखोगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो एसेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और एक इनकम भी, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, हाँ उसको है ना अक्रूड इनकम भी बोलते हैं, याद रख लेना। क्या बोलते हैं? अक्रूड इनकम। तो ये रहे, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ये लिख देना। खाली एसेट लायबिलिटी को मेन फोकस रखो, बाकी सब उससे रिलेटेड ही। लिखने के बाद क्या करना? टोटल करना, देखना किस तरफ ज़्यादा है किस तरफ कम है। मान लो इस साइड का टोटल है 1 लाख, सपोज इस साइड का टोटल है 1 लाख, मतलब हमारी इनकम 1 लाख हुई सारे एसेट को रिवैल्यू करके और लायबिलिटी को रिवैल्यू करके, रीअसेस, लायबिलिटी को बोलते हैं रीअसेस करके। वैसे ही इस तरफ का देखते लॉस साइड, मान लो इस तरफ का लॉस है 80,000, कितना? 80,000। तो इनकम हुआ 1 लाख, लॉस हुआ 80, तो 20,000 का हुआ प्रॉफिट। तो ये 1 लाख इधर लिखना और ये 20,000 तुम्हारा प्रॉफिट यहाँ लिख के, जैसे फंडामेंटल में P&L अप्रोच क्लोज करते हैं तो सेम
यहाँ पे लिख देना टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड हो तो फिक्स्ड अकाउंट, अरे करंट अकाउंट। और फिर जो भी दो पार्टनर हो ए बी और उनका जो भी रेशियो उसमें बांट देना। फॉर एग्जांपल 10,000 इक्वल रेशियो है, ये प्रॉफिट बांट देना, ये रिवोल्यूशन प्रॉफिट। और कभी उल्टा भी हो सकता है, इस तरफ ज़्यादा हो इधर कम हो तो इस तरफ बैलेंस बचेगा, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन लॉस। तो लिख देना बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे बाय लॉस। बट ये याद रखना स्टार मार्क है, आइदर दिस विल बी देयर और दिस विल बी देयर, दोनों साथ में नहीं होगा। लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ए बी जो भी पार्टनर है उनको दे देना, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा रिवोल्यूशन अकाउंट का थोड़ा फॉर्मेट। अच्छा फॉर्मेट तो क्या बोलूँ, फॉर्मेट तो ऐसा है कि पर्टिकुलर और अमाउंट लाइन ड्रॉ करना होता है, ठीक है। अब मैं तुमको एक छोटा सा क्वेश्चन देके सम्स करवा के बता देता हूँ ताकि तुमको रिवोल्यूशन अकाउंट और अच्छे से आ जाए। देखो अब मान लो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुमको। क्वेश्चन में बोला है ए और बी पार्टनर है और 3:2 में शेयर करते हैं। उन्होंने मिस्टर सी को एडमिट किया, 1/6 का पार्टनर बनाया और तुमको बैलेंस शीट दे दिया है एज एट मान लो 31 मार्च 25, राइट। ये रहा बैलेंस शीट और नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी दे दिया हो। तो इसको कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो अब बैलेंस शीट में मान लो दिया इधर कैपिटल, जिसमें ए और बी दो पार्टनर है और इसका अमाउंट है, एक का 30,000 दूसरे का 20,000, टोटल कितना 50,000। फिर है क्रेडिटर मान लो 20,000 का, राइट। ये रहा टोटल 70,000। रिवोल्यूशन अकाउंट पे फोकस करना है इसलिए इतना ही दे रहा हूँ। और इस तरफ मान लो दिया हुआ है कैश 20,000, फर्नीचर 30,000, फिर स्टॉक 10,000, इधर 50-60 हो गया ना। चलो अब मान लो डेटा 12,000 माइनस प्रोविजन 2,000 और इधर 10,000, टोटल 70। चलो तो ये रहा तुम्हारा बैलेंस शीट। अब एडजस्टमेंट में क्या दिया होगा पता है, सही ब्रिंग्स ₹30,000 एज कैपिटल and ₹20,000 as goodwill, प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी मैं शॉर्ट में लेता हूँ। सेकेंड, अब बोला है कि मान लो फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 10%, ठीक है। चलो थर्ड बोला है स्टॉक revalued at 15,000 rupees, 15,000। फिर फोर्थ creditor worth ₹5,000 is to be रिटर्न बैक मतलब कैंसिल कर दो, माफ कर दो, उतना नहीं पे करना है। और मान लो फिफ्थ create provision for doubtful debt at the rate of 20% on data, राइट। चलो इतना एंट्री दे दिया। बोले कि भाई चलो सम करके दिखाओ, तो सम कैसे करते हैं प्लीज अच्छे से सुनो। तो पहले मैं बनाता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया छोटू सा। फिर इधर ही बना देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। और फिर बना देता हूँ इधर तुम्हारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एज एट डेट मत लिखना, मतलब डेट लिखना मत भूलना। अब ये 31 मार्च 25 का है ना, तो नया पार्टनर कब आएगा, फर्स्ट नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 25, ऐसे मान के लिख देना, हो गया। अब ए बी पार्टनर थे तो ए बी और सी नया पार्टनर है, ए बी और सी नया पार्टनर है, राइट। अब सम स्टार्ट कैसे करने का देख लो।
ये सब डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, राइट। सब स्टार्ट कैसे करेंगे पता, 1 by 1। ए और बी पार्टनर है 3:2, उसका अभी काम नहीं आएगा, सी 1/6 का पार्टनर है। अब स्टार्टिंग करना लाइबिलिटी साइड से, ये लाइबिलिटी है, 1 by 1 चालू करेंगे। कैसे करेंगे पता, पहले लाइबिलिटी पढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है। कैसे, कहाँ से कंपेयर करेंगे, एडजस्टमेंट में से। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी तो समझ जाना कि लॉस होता है, यहाँ पे लिखना है डेबिट साइड। और लाइबिलिटी की वैल्यू घट रही है तो प्रॉफिट होगा, इधर लिखना। और फिर उसकी न्यू वैल्यू बैलेंस शीट में ही लिखना, घट रही है, बढ़ रही है तो प्लस करके, और घट रही है तो माइनस करके। लाइबिलिटी है तो रहेगी तो लाइबिलिटी साइड। और अगर मान लो इधर क्रेडिटर दिया या कोई भी लाइबिलिटी इधर कुछ नहीं बताया तो अज्यूम करना कि उसकी वैल्यू सेम है, तो एज इट इज ऊपर क्रेडिटर है, नीचे भी क्रेडिटर एज इट इज कॉपी कर देना। क्लियर। सेम एसेट साइड भी हम एनालाइज करेंगे, ऐसा पूरा हम 3 पार्ट में कर दे। पहले लाइबिलिटी एनालाइज करेंगे, एसेट एनालाइज करेंगे और फिर बैलेंस शीट देखेंगे। अभी एसेट एनालाइज करना तब भी देखना कि एसेट के बारे में कुछ बोला है, वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है। अगर बोला है कि वैल्यू बढ़ रही है तो एसेट की वैल्यू बढ़े रहे तो भाई प्रॉफिट होता है, इस तरफ लिखना, और फिर एसेट साइड प्लस करके लिख देना, न्यू वैल्यू, बढ़ी हुई वैल्यू। और अगर मान लो वैल्यू घट रही है तो एसेट की वैल्यू घट रही है तो लॉस होता है, इधर लिखना, और एसेट साइड माइनस करके। और मान लो कुछ बोला ही नहीं है तो एज्यूम मतलब कि सेम है, कोई वैल्यू नहीं, बढ़ी नहीं, घटी नहीं। ठीक है, चलो अब इसमें स्टार्ट करता हूँ। पहले लाइबिलिटी साइड से कैपिटल। अब कैपिटल से स्टार्ट करोगे तो पहले यहाँ लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 एंड 20,000, कैपिटल लिख दिया। चलो अब इधर है क्रेडिटर 20,000। चलो चेक करो क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला है, ये रहा पॉइंट, देखो ये रहा, क्रेडिटर वर्थ ₹5,000 इज टू बी रिटर्न बैक, मतलब 5,000 रुपया माफ कर दिया। तो बोलो लाइबिलिटी घटी कि बढ़ी, क्रेडिटर 20,000 था, 5,000 रुपया नहीं देना है तुमको तो घट गई ना, तो लाइबिलिटी घटी तो प्रॉफिट। तो यहाँ लिखना क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर, और कितना घटे 5,000, तो 5,000 ही लिखना। और फिर यहाँ पे न्यू वैल्यू लिखना है, किस न्यू बैलेंस है ना, फिर यहाँ पे लिख देना क्रेडिटर 5,000 घट गई तो कितना हो गया 15,000। ठीक है, हो गया लाइबिलिटी साइड। वैसे ही एसेट साइड चालू करना। एसेट साइड कैश, वो कैश तो एज इट इज लिख देना, प्लीज राइट कैश एज इट इज 20,000, राइट। अब फर्नीचर, फर्नीचर ऊपर है 30,000 और नीचे देखो तो बोला है रिड्यूस बाय 10%। अभी फर्नीचर रिड्यूस हुआ तो 10% तो लॉस हुआ, क्योंकि एसेट घट रहा है, तो यहाँ पे लिखना है डेबिट साइड टू फर्नीचर। अभी 10% कितना होता है इसका, तो 3,000। और फिर यहाँ पे तुरंत न्यू वैल्यू लिख देना फर्नीचर की, अगर बैलेंस शीट बनाने को बोला हो तो, नहीं तो सिर्फ यहाँ ही करना। तो न्यू वैल्यू क्या होगी बोलो, पहले 30 था, 10% घट गया 3,000, तो हो जाएगा 27,000। सेम स्टॉक 10,000, हियर इट इज रिटन इट इज रीवैल्यूड एट 15, तो बढ़ी ना वैल्यू 5,000, तो एसेट की वैल्यू बढ़ी तो देखो इधर प्रॉफिट, तो इधर लिखना बाय स्टॉक यहाँ पे 5,000। और जैसे कि मैंने बताया था वैल्यू बढ़ रही तो यहाँ पे प्लस करके लिखना, मतलब न्यू वैल्यू लिखना है, तो न्यू वैल्यू क्या है 15,000। बोलो आया समझ में। अब खाली लास्ट पॉइंट डेटर, डेटर है 12,000, चलो मैंने लिख दिया डेटर 12,000। अब उसमें बोला प्रोविजन 2,000, ठीक है प्रोविजन माइनस करते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट में देखा तो उसमें बोला है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 20% ऑन डेटर, मतलब डेटर का 20% प्रोविजन होना चाहिए। तो भाई डेटर है 12,000, उसका 20% कितना होता है 2,400 होता है, राइट। कैलकुलेट कर लो, देख लो 12,000 का 20% कितना होगा, तो 2,400, और ऊपर कितना है 2,000, तो ये प्रोविजन बढ़ रहा है ना एज पर एडजस्टमेंट, कितना 400, तो प्रोविजन बढ़े तो लॉस होता है, क्योंकि हमें डाउट था कि 2,000 डूबेगा, पर एडजस्टमेंट के हिसाब से बोला नहीं 2,400 डूबने वाला है तुम्हारा डाउटफुल, तो 400 का लॉस। तो कीप इन माइंड कभी भी प्रोविजन बढ़े तो लॉस, क्योंकि प्रोविजन इज लायबिलिटी एक्चुअली। तो यहाँ पे लिखना टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 400 रुपीज़, और यहाँ पे उसकी न्यू वैल्यू माइनस करना 2,400, राइट, तो आ जाएगा 19,600। देख लो हमने दोनों पार्ट खत्म कर दिया, एक लाइब्रेरी का पार्ट एक एसेट का पार्ट, सिंपल। अब इतना हो जाए ना, रिवोल्यूशन अकाउंट एक्चुअली 80% तुम्हारा एडमिशन का सम करवा देता है,
एडमिशन ही नहीं, रिटायरमेंट डेथ में भी रिवोल्यूशन 80% सॉल्व कर देगा। तो सारे पॉइंट कवर हो गए। चलो अब एडजस्टमेंट में देखते हैं क्या बाकी है। तीसरा पार्ट, मिस्टर सी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल एंड 20,000 एज गुडविल। अब देखो ये तो तुमको सिखा चुका था पहले, नया पार्टनर जब भी कैपिटल लाता है ना तो वो अपने लिए लेके आता है, और गुडविल लाता है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लेके आता है। तो नया पार्टनर जब कैपिटल लाता है तो उसका दो इफेक्ट देखो, पहला कैपिटल लाया तो कैश में प्लस करना, और दूसरी एंट्री कैपिटल अकाउंट में इधर क्रेडिट साइड बाय कैश करके उसके अकाउंट में जमा कर देना। 30,000 हो गया। क्लियर? एनी टाइम कभी भी नया पार्टनर, एडमिशन का चैप्टर है तो नया पार्टनर कैपिटल लाएगा ही। जब भी कैपिटल लाए, जितना भी कैपिटल लाए, ढूंढ लेना नहीं हो तो, और उसको दो ही इफेक्ट, कैश में प्लस और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो खाली इधर ही। लेकिन गुडविल लाए तो भी दो इफेक्ट, पहले कैश में प्लस, भाई गुडविल लाया ना 20,000 कैश में प्लस, बट गुडविल वो अपने लिए नहीं लाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाता है। क्यों पता है? क्योंकि नया पार्टनर को जो आज गुडविल का फायदा होगा वो गुडविल ए और बी ने बनाई थी, तो इसलिए उनकी गुडविल का फायदा मुझे मिल रहा है तो मुझे उनको गुडविल का पैसा देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। इसलिए यहाँ तो हो गया कैश में प्लस, लेकिन फिर यहाँ लिखना बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये जो गुडविल है 20,000 उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में करते हैं पता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब तुम पूछोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे ढूंढते हैं, तो इसके लिए पिछला वीडियो जाके देखना पड़ेगा। और अभी देखो ये है ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो तो है नहीं, तो आई टेल यू इट इज सिंपल मेथड। जिस सम में न्यू रेशियो नहीं दिया हो और खाली इतना ही दो इन्फॉर्मेशन के, ए बी 3:2 के पार्टनर है, सी आई 1/6, तो कीप इन माइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो है ही नहीं, तो जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग हो जाता है, तो वही 3:2 में बांट दो। ये पूरा 20,000 कहाँ पे? यहाँ पे। तो कितना होगा बोलो? 12 और 8, 12 एंड 8 हो गया। गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट पूरा एंट्री कर दिया। अब खाली क्लोजिंग करो, एक सम हो गया, एकदम सिंपल सम। अगर ऐसा पूछते तो अब क्लोजिंग कैसे करते हैं? नॉर्मली जैसे लेजर क्लोज करते हैं। इधर का टोटल कितना? 10,000, सेम टोटल लिख दो इधर 10,000, फिर ये 3,400 माइनस करो, तो जो अगर इस तरफ ज़्यादा है मतलब वी आर इन प्रॉफिट, तो यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और फिर जो भी पार्टनर है ए और बी उनमें बांट देना। तब ये ओल्ड रेशियो लेना 3:2, ओल्ड रेशियो, ओ आर मीन्स ओल्ड रेशियो। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट किया ना एक्चुअली सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिया, पर रेशियो न्यू था ही नहीं, इसलिए ओल्ड सैक्रिफाइसिंग सेम हुआ। तो चलो 7,000 तो 6,600 रुपीज़, राइट। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो कितना होता है? डिस्ट्रीब्यूट करो और फिर यहाँ लिखो, और फिर यहाँ पे उसको ट्रांसफ़र करना मत भूलना, ट्रांसफ़र टू कैपिटल। तो बाय रिवोल्यूशन प्रॉफिट करके उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, फिर अकाउंट क्लोज करेंगे, और यहाँ जो आएगा उसको भी लिख देना टू बैलेंस कैरी डाउन, और फिर ये बैलेंस यहाँ पे लास्ट में ट्रांसफ़र कर देना कैपिटल अकाउंट, फिर लिख देना ए का कैपिटल कितना, बी का कितना, सी का, और टोटल करके बाहर, और फिर यहाँ पे तुम्हारा टोटल कर देना, ये कैश का भी टोटल कर देना। हो गया तुम्हारा सम पूरा। इसका टोटलिंग करने के लिए मैं तुमको टोटल कर लेते हैं, चलो फटाफट तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ मैं। तो 6,600 है, अब 5:3 रेशियो में बांटना है, तो 3,960, और यहाँ पे दे देना फिर 3,960, राइट, और 2,640 यहाँ पे लिख देना 2,640, बस हो गया। फिर क्या, इसका टोटल करके क्लोजिंग करते हैं, समझ में आ रहा है? तो चलो ये कितना 30,000, 12,000, 42,000 हो गया ना, 42 प्लस 3 45,960, और ये टोटल लिखना भूलना मत, यहाँ पे 45,960, सेम यहाँ पे भी टोटल 45,960। यहाँ पे कुछ डेबिट साइड है नहीं, अगर हो तो माइनस करके लिखते हैं, पर अभी है नहीं इसमें, इट्स गुड। यहाँ पे 30,640, सेम यहाँ पे 30,640, 30,640, और नया पार्टनर तो 30,000 कैपिटल लाया ही था, सो 30,000 मिस्टर सी का,
और सेम अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर दो कैपिटल कि 45,960, 30,640 और सिंपल 30,000। फिर टोटल करते हैं 45,960 प्लस 30,640 प्लस 30,000 कितना हुआ 106,600 और ऊपर का प्लस 15,000 121,600। एसेट लाइबिलिटी का टोटल हो गया। अब एसेट का टोटल चेक कर लेते हैं। ये शायद मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में, ये 9,600 आएगा। ओके, फिर इसका टोटल क्या तो बराबर हो रहा है 121,600। देख लो, तो एक छोटा सा सम जिसमें मैंने तुमको रिवोल्यूशन के कंसेप्ट भी समझा दिया, नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल है उसको भी कैसे करते हैं समझा दिया, और बैलेंस शीट कैश और कैपिटल और पार्टनर कैपिटल कैसे बनाते हैं। ठीक, होप तुमको समझ में आया होगा। इसको एक बार और देखो और सम को खुद भी सॉल्व करने की ट्राई करो। सिमिलर सम को एक बार दो बार देख के सॉल्व करो, फिर एक बार बिना देखे सॉल्व करो, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।